हेलो हेलो। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास? क्लास कैसा चल रहा है बेटा आप लोग का? सभी बच्चों का क्लास कैसा चल रहा है? अपने अपने क्लास के बारे में बताओ सभी लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास? बढ़िया चल रहा है? सारा रिवीजन अच्छा हो रहा है ना? मस्त पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो अभी हम लोग का चल रहा है, हाँ क्या सारे लोग खूब पढ़ रहे हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फायदा हो रहा है, पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। अच्छा, सारा क्वेश्चन इससे आ जाए, कंफर्म होना? बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो बिल्कुल सारे बच्चे कंफर्म रहिए इस बात का, सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सारा दिया हुआ है इसमें। इसमें सारा दिया हुआ। अभी अजीब अजीब तरह का मैसेज आता है, सर क्वेश्चन इससे टच करेगा ना। अरे भैया, आप सिलेबस नहीं देखते हो, आपको सिलेबस का आइडिया है ना। आप एक तरफ सिलेबस रख लो और एक तरफ जो भी लेसन खत्म हो रहे हैं उन सभी लेसन का क्वेश्चन रख लो, तुमको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि सर सारा क्वेश्चन तो इसमें दे दिया। हाँ, इसमें एक सिस्टम से दिया है। अगर आप चैप्टर फिनिश करते तो शायद जैसे मैग्नेट जैसा बड़ा चैप्टर 7 क्लास में 8 क्लास में नहीं खत्म होता, इसमें 8 क्लास में खत्म हो जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, जिसमें न्यूमेरिकल भी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो एक सिस्टम के साथ खत्म हुआ, ये ज्यादा बेटर है। सभी बच्चे बिल्कुल कहीं से कोई ईफ बट ध्यान में रखे बगैर एकदम आराम से इसकी तैयारी कीजिए, एकदम जबरदस्त इसकी तैयारी कीजिए। ये तो इससे तो सारा क्वेश्चन आपका आना तय है, इसमें कहीं कोई बट का मामला है नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है बच्चा, एकदम श्योर शॉट आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम आज आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कहने का मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, आपका हम लेक्चर नंबर 4 लेकर के आप लोग के पास आए हैं। लेक्चर नंबर 4, बाकी तो आप बिल्कुल जान ही रहे हैं, ये आपका कवर पेज है, ये आप समझ ही रहे हैं। ये फिजिक्स आपका जैकबोर्ड ने जो दिया है, और अभी मैं बोला आपका चैप्टर 4 चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त के नियम को बताइए। बायो सावर्त साइंटिस्ट का नाम है। बायो सावर्त एक वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी चालक से, यदि किसी कंडक्टर से, यदि किसी चालक से आप करंट को फ्लो कराइएगा तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चालक के चारों ओर क्या क्षेत्र हो, क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप होगा। अराउंड द कंडक्टर क्या डेवलप होगा बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराएंगे तो जैसे जैसे बाय द वे हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, इससे अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस अराउंड द कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, पक्का डेवलप होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इन्होंने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको मेजर करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? तो थंब्स रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब्स रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल का हम लोग को इस्तेमाल करना होगा। थंब्स रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल का हम लोग को इस्तेमाल करना होगा। इससे जो करंट फ्लो होता है इसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है उसके डायरेक्शन को जो मापा जाता है वो या तो राइट हैंड थंब्स रूल या तो राइट हैंड स्क्रू रूल से मापा जाता है। क्या मतलब? मेरे साथ याद कर लीजिए कि यदि किसी कंडक्टर से, मान लेते हैं हम एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर से हम करंट को फ्लो कराएंगे तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मेजर होगा, इस डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम या तो क्या, थंब्स रूल अंगूठे का नियम, थंब्स रूल अंगूठे का नियम, या तो राइट हैंड स्क्रू रूल, दाएं हाथ से जो स्क्रू कसते हैं ना, स्क्रू जब भी कसिएगा तो ऐसे कसाएगा, थंब ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो देखिए करंट, यहां मतलब हुआ कि इससे करंट फ्लो करेगा, और ये जो कर्ल फिंगर है, जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, दाएं हाथ के स्क्रू का नियम। अब हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन में, एकदम फटाफट करते चलिएगा क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन है पूरे सेट में, एक से ज्यादा क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 2 3 4 रहता है, तो थोड़े से हम लोग को स्पीड में निकलने का जरूरत होता है। थोड़े हम लोग अगर स्पीड में आगे भागते चलेंगे तो हम लोग को फायदा होगा, स्पीड में निकलते चलना है हम लोग को।
तो हम क्या लिए ना बेटा, हम क्या लिए कि एक कंडक्टर ले लिए, इस कंडक्टर से हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आई करंट फ्लो करा रहे हैं। हम इसे एक छोटा टुकड़ा काटेंगे, यहाँ देखो टुकड़ा काटा हुआ है, कितना बड़ा टुकड़ा काटा हुआ है, डीएल। हम कोई पॉइंट पी ले लिए हैं, इसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना कंसीडर कर लिए हैं, तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिए हैं। दूरी कितना ले लिए हैं हम, तो दूरी आर ले लिए हैं। एंगल कितना बन रहा है बेटा, तो एंगल थीटा बन रहा है। तो अब यहां से आता है बायो सावर्त लॉ, यहां से समझना जरूरी है। तो बायो सावर्त ने कहा, क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चार बात पर निर्भर करेगा। वो चुंबकीय क्षेत्र कौन वाला, ए वाला, ए जो एलिमेंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र ए वाला बना, ये चुंबकीय क्षेत्र चार बात पर निर्भर करेगा। कितने बात पर निर्भर करेगा, चार बात पर निर्भर करेगा। कौन चार बात पर निर्भर करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र चार बात पर निर्भर करेगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आप लोग के पास से, इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको कोई वर्ड कहीं पर मेरे कारण देखने में दिक्कत हो रही होगी तो वो आपको पूरा दिख जाएगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र चार बात पर निर्भर करेगा। एक तो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक तो एलिमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद हो गया, मेरे साथ याद कीजिए। कितने बार जो बच्चा ये चार वर्ड याद कर लिया उसका बायो सावर्त एकदम आराम से हो गया। जिस बच्चे ने ये चार वर्ड याद कर लिया उसका बायो सावर्त एकदम आराम से हो जाएगा। चार वर्ड कौन कौन सा, तो करंट पर निर्भर करेगा, पहला पॉइंट। लंबाई पर, एलिमेंट के लंबाई पर निर्भर करेगा, दूसरा पॉइंट। साइन थीटा पर निर्भर करेगा, तीसरा पॉइंट। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होगा, चौथा पॉइंट। ये चारों पॉइंट को अगर एक साथ मिला दिया जाए, ये चारों पॉइंट को एक साथ मिला दिया जाए, क्या ये चौथा पॉइंट था, तो चारों पॉइंट को एक साथ मिला दिया जाए, क्या क्या आपने बोला, तो चलिए मैं एक यहाँ पर बात को बताता हूँ कि आपने मेरे को बताया कि यह मैग्नेटिक फील्ड आई का प्रोपोर्शनल, डीएल का प्रोपोर्शनल, साइन थीटा का प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चारों अच्छा से देख लीजिए, दिख रहा है ना, अच्छा से दिख रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और अगर एक साथ आप मर्ज कर लीजिएगा तो प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो डीबी इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट में टूटे, के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन बच्चा मैं आपको बता दूं कि के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये देखिए बच्चा आपका किया हुआ है, यही आपका यहाँ पर किया हुआ है, क्या dB इज इक्वल टू के आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है और के का मान कितना होता है, मैंने कितना बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये मैंने आपको के का मान बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और ये वैल्यू को अगर आप हम लोग यहाँ पर बैठा दिए, अगर इस यहाँ पर बैठा दिए तो हम लोग का फॉर्मूला बन गया। मतलब अगर हम लोग इसको और आगे स्लाइड बढ़ जाते हैं तो फॉर्मूला हम लोग का बन गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, मुक्त तल का चुंबकशीलता, मुक्त तल का चुंबकशीलता, मुक्त तल का चुंबकशीलता। म्यू नॉट को क्या बोला जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त तल की चुंबकशीलता। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपने निकाला ये तो निकल गया आपका स्केलर फॉर्म में, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है बेटा तो आप r से ऊपर नीचे गुना भाग कर लीजिए। अब r से ऊपर नीचे गुना भाग कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i को बाहर रखिए और dl r साइन थीटा को एक साथ रखिए, a वाला dl, a वाला r और a वाला साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और r को एक साथ कीजिए तो हो गया r क्यूब। और जैसी dl a b साइन थीटा a क्रॉस b, a b साइन थीटा a क्रॉस b, तैसी ये वेक्टर में बन जाएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, और यहाँ बन गया dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और बाई r क्यूब तो रहेगा। और इस तरह से बच्चा आपका पहला क्वेश्चन बायो सावर्त लॉ आपका यहाँ पर अच्छा से हो गया।
इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है बायो सावर्त लॉ, वो मैंने खूबसूरत से आपको बता दिया। क्या बता दिया? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये आपका हो गया बायो सावर्त लॉ। ये देखिए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म बायो सावर्त का, ये हो गया वेक्टर फॉर्म डीएल क्रॉस आर। तो मैंने यहाँ भी बता दिया, मैं आपको एक अलग से करके बता दिया। अब आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन हो ना तो इसको और बहुत टाइम तक दे दे करके एक ही बात को 3 बार 4 बार बोला जाए। तो अगर जब मैं 3 बार 4 बार नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप 3 बार 4 बार इसको सुनिएगा, बैक आ करके 3-4 बार सुनिएगा। आप इस वीडियो को 3-4 बार, मतलब ये जो आपका क्लास जब खत्म हो जाएगा तो वीडियो बन जाएगा, तो फिर उसको आप 3-4-5 बार सुनिएगा, मतलब रट्टा मार लीजिएगा, एकदम से रट्टा मत। देखिए टीचर का जो बोला हुआ वर्ड है ना, वो बिल्कुल ब्रेन को हिट करता है, ब्रेन को स्ट्राइक करता है। और बच्चों को ब्रेन का में अगर टीचर का वर्ड स्ट्राइक करना शुरू कर दे तो फिर उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको 3-4-5 बार सुनना होगा, उसके बाद फिर लिख के प्रैक्टिस करना होगा। मेरे पास कल है ना एक बच्चा आया, बोला कि सर मैं तो सर आगे याद करते जाता हूँ पीछे। ये सारे स्टूडेंट्स में ये होता है, ऐसा नहीं कि कोई आपका कोई बीमारी आपके भीतर है और आप में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया कि आप इतने परेशान हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे बच्चे में पाया जाता है। एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चन एक साथ जब वो होता है ना ब्रेन में, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन एक साथ जाता है ना तो वो थोड़ी खिचड़ी बनती है, हाँ थोड़ी खिचड़ी बन जाती है, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। तो डरने का नहीं है। अब क्या है ना कि उस खिचड़ी से हम लोग को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करना होगा। वो सारा जो चावल दाल वगैरह एक साथ मिल गया ना तो क्या कीजिएगा, थोड़ा मेहनत तो पड़ेगा, लेकिन अब उसमें से दाल को अलग से चुन लीजिए। हाँ, खिचड़ी बनाने से पहले मान लेते 3-4 चीज़ एक साथ मिल गया तो क्या होगा, उसमें से उसको अलग निकाल लेंगे, उसको अलग निकालेंगे, करना पड़ता है। ये कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस करने से, लिख कर प्रैक्टिस करने से। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथ का नियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एम्पियर साहब ने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय पी। सबसे पहले एम्पियर ने कहा कि करंट और मैग्नेट के बीच में एक रिलेशन होता है। उन्होंने कहा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या बताया कि ये जो लॉ है, द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। लेकिन ये अगर उससे भी बढ़िया डिफिनेशन देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए, उससे भी अच्छा डिफिनेशन है कि क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पॉइंट इन फ्री स्पेस इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ इन करंट। क्या मतलब, आप अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझिएगा। उन्होंने कहा, क्या कहा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो बच्चा, ये लाइन इंटीग्रल का साइन है, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन दे करके बीच में ऐसे बोल कर दो लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन, रेखा समाकलन। किसका रेखा समाकलन? तो मैग्नेटिक फील्ड का रेखा समाकलन, मैग्नेटिक फील्ड का रेखा समाकलन, मैग्नेटिक फील्ड का रेखा समाकलन म्यू नॉट गुना होता है। किसका म्यू नॉट गुना? करंट का म्यू नॉट गुना। देखते हैं किसको याद होता है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। याद हो गया? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, याद हुआ? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है, करंट का म्यू नॉट गुना होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। 10 बार हम बोल दिए, तो 4-5 बार तुम ही बोलो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको प्रूव करके दिखाना होगा, प्रूव करके दिखाना होगा। तो मैंने यहाँ पर, अगर तुम यहाँ प्रूफ देखो तो ज़्यादा, फिगर यहाँ से देख लेना, फिगर यहाँ से देख लो। क्या किया मैंने, एक मैंने क्या लिया, लूप लिया। इस लूप से एक छोटा टुकड़ा काटेंगे, कितना, CD, टुकड़े का नाम CD, और कितना बड़ा टुकड़ा काटेंगे तो DL इतना टुकड़ा काटेंगे, है ना। तो यहीं से फिगर उठा लेना बेटा, यहीं से तो। और कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो B मैग्नेटिक फील्ड, करंट कितना है तो I है, डिस्टेंस कितना है तो R है। अब यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि CD मैंने टुकड़ा काटा, करंट I है, रेडियस R है, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो मैं शायद कल अगले क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा
कि लेकिन अभी एक दिन के लिए याद रखना कि ये जो लंबा पतला तार होता है, इस लंबे पतले तार का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटा आर। याद हो गया फॉर्मूला? जल्दी से मेरे साथ याद करो। लंबा पतला तार का स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला याद करो, मेरे साथ याद करो, जल्दी से याद करो। याद हुआ? क्या होगा? कितना याद हुआ? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटा आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटा आर। इसका स्ट्रेट लॉन्ग वायर, वायर भी लिख सकते हो, कंडक्टर, कंडक्टर लंबा मेरा स्पेलिंग होता तो वायर लिख दिए। तो लंबे पतले तार का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटा आर। हमारा क्या था? एलएचएस क्या था? चलो हम एक लाइन यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसको प्रूव करना है, कलर चेंज कर लो, अच्छा दिखेगा। इसको प्रूव करना है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल को, चलो एलएचएस लिए, हम एलएचएस ले लिए, एलएचएस लिए। अब बोलो लाइन इंटीग्रल, बोलो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब बताओ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी के बदले कितना पुट करोगे? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर इंटू डीएल कॉस थीटा। देखो अभी तुमको बताए थे ना हम अभी तुमको हम बताए थे ना कि लॉन्ग वायर का यही होता है, तो वो चीजें मैंने यहाँ पुट कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर डीएल। अब आ जाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर डीएल और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। अब काहे 0 डिग्री? तो तुमको देखो यही ना वीडियो तुम्हारा था, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एलिमेंट काटते हैं। तो एलिमेंट ऐसे ही काटा था ना, किस डायरेक्शन में काटे थे? तो इस डायरेक्शन में काटे थे। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री। कौन कौन यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है? बोलो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो क्या हो गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर इंटू डीएल। अब देख बेटा ए एकदम से हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन खाली डीएल का होगा, तो उसको हटा लो। चलो हम एक स्लाइड और बनाते हैं तुम्हारे लिए। तो क्या हो रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर बाहर निकल गया और किसका लाइन इंटीग्रल? डीएल, डीएल लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल? डीएल का लाइन इंटीग्रल। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर बाहर निकल गया और केवल इंटीग्रेशन किसका हो गया? तो इंटीग्रेशन केवल डीएल का हो गया। केवल इंटीग्रेशन किसका हुआ? तो इंटीग्रेशन केवल डीएल का होगा। अब डीएल का मतलब ए पूरे सर्कमफेरेंस का इंटीग्रेशन होगा। अगर रेडियस आर है तो मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। देखना ये रफ है तो फेयर में लिखने का जरूरत नहीं है। तो 2 पाई आर हो जाएगा क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, पूरा परिधि 2 पाई आर होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर और ए हो गया 2 पाई आर। तो 2 दूना 4, पाई से पाई, आर से आर। क्या हो गया? देखो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। कितना अच्छा एकदम बच्चा के जैसा हम लोग पढ़ लिए। बताओ फिर से एक बार बता देते हैं। ये एलएचएस था, इतना बराबर तुमको म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट लाना है। क्या है? कियर सर्किट लॉ। फिर एक बार यहाँ बता दें, ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। यही तुमको लाना है। ये एलएचएस है, आरएचएस लाना है। हम एलएचएस लेकर के चले। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बी का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बटे आर। डीएल को रहने दो, कॉस थीटा के बदले 0 डिग्री 1 पुट कर दो। यहाँ से सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, खाली अंदर में रहेगा डीएल, खाली अंदर में रहेगा डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, सब कट गया, खाली बच गया म्यू नॉट इनटू करेंट। तो बच्चा ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी मैंने कर दिया, मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपका कर दिया बच्चा। हम उम्मीद करें कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। मैं बच्चा उम्मीद करूं कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर कि हाउ कैन थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कि हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर।
एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बच्चा मैं आपको बता दूं कि देखो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम एक शंट लगाएंगे। शंट क्या होता है? शंट एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। शंट एक प्रकार का रेजिस्टेंस मतलब हाँ रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है? जैसे तुम फ्यूज समझते हो ना, फ्यूज फ्यूज समझ लो कि शंट एक प्रकार का फ्यूज है, ऐसा समझो ना। फ्यूज का क्या काम है कि सिस्टम ना उड़े उसके पहले अगर ज्यादा करंट आया तो इसी का नाम सत्य हो जाए। सही बात है कि नहीं? घर में तुम्हारे सब तुम लोग सबके यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, सबके घर में फ्यूज लगा हुआ है ना। क्यों फ्यूज लगा के रखते हो? कि भैया सर्किट में अगर ज्यादा करंट आ गया किसी कारण से तो फ्यूज में एक वायर है भैया, वो तो फिर दोबारा बदल देंगे। उसी प्रकार से शंट भी है, एक रेजिस्टेंस है कि अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट को लगा दें, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम शंट को लगा देंगे तो आमीटर के जैसा काम करेगा। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट, बड़ा करंट नहीं, गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। गैल्वेनोमीटर से अगर तुम चाहो कि हम 200 एम्पियर माप लें तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, लेकिन अगर 0.2 एम्पियर मापना होगा तो गैल्वेनोमीटर को मजा बताएगा। तो दो तरह का डिवाइस होता है, बड़ा करंट मापने के लिए आमीटर, बड़ा करंट मापने के लिए आमीटर, छोटा करंट मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। बड़ा करंट मापने के लिए आमीटर, छोटा कर। तो फिर आप क्वेश्चन ये है कि गैल्वेनोमीटर अगर मान ले मिल जाए और ठीक है 0.2 एम्पियर मापना है, लेकिन अगर बाई द वे हमको 1 एम्पियर मापना हुआ तो अब उसके लिए हम आमीटर लाएंगे। तो उसमें सिस्टम है कि नहीं, अगर शंट को अगर ऐसे छोटा मोटा बढ़ा करके अगर नापना है, अब इसका मतलब ये नहीं कि शंट लगा के हम 500 एम्पियर नाप लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बाई द वे थोड़ा बहुत बढ़ा करके नापना है, जितना उसका औकात है उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा मापना है तो अगर शंट को पैरेलल लगा दिया जाए, पैरेलल ध्यान देना, पैरेलल। तो अगर तुम बाई द वे अगर तुम इसके थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दे लो, तब इसके कैलकुलेशन पर ध्यान दे दो। कैलकुलेशन पर जैसे मान ले यहाँ से तुम करंट लेकर चला, आई करंट लेकर चला, तो आई करंट में आई जी चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो शंट में कितना चला जाएगा? तो शंट में चला जाएगा आई माइनस आई जी। फिर से सुनो, यहाँ से तुम आई करंट लेकर के चला, ए जंक्शन पर करंट आया तो दो हिस्सा में चला गया, इधर भी गया और इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया, इधर भी गया और इधर भी गया। इधर कितना चला गया? तो इधर चला गया आई जी, आई और उसके नीचे जी, आई जी चला गया, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो इसके पास जाने के लिए कितना बचा? तो इसके पास जाने के लिए बचा आई माइनस आई जी। शंट में कितना गया? तो आई माइनस आई जी। तो फिर हमको बता दो कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया? तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आई आर, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आई आर। तो इसका आई कितना है? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है? जी। अब हमको बता दो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो आई आर, आई का मतलब कितना हो गया? तो आई का मतलब आई माइनस आई जी, और आर का मतलब क्या हो गया? एस। बस दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो। पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना बेटा, सीरीज में पोटेंशियल नहीं बदलता है, सॉरी पैरेलल में पोटेंशियल नहीं बदलता है, पैरेलल में पोटेंशियल नहीं बदलता है। काहे बदलेगा? टर्मिनल बदलेगा तब ना पोटेंशियल बदलेगा। टर्मिनल बदलवे नहीं करेगा, पोटेंशियल काहे को बदलेगा? नहीं बदलेगा, है ना। तो जितना पोटेंशियल इसका आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी, यहाँ से एस का मान निकाल लो, तो एस इज इक्वल टू हो गया आई जी जी। क्या हो गया? तो आई जी जी बटे आई माइनस आई जी, आई जी जी बटे आई माइनस आई जी। तो बच्चा ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, कि क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलेंगे? तो ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए तो कहिएगा पैरेलल लगा के बदल देंगे, शंट को पैरेलल लगा के बदल देंगे। और अब आ जाइए आप नेक्स्ट। हाँ, इसमें एक चीज और है कि आप इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो जरा एक बात आप मेरे को बताइए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको दिखेगा, एक आ जाओ भाई, ये ज़्यादा। मान लो कि बेटा यहाँ पर आपका लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगा हुआ है शंट, यही ना लगा हुआ है आपका, अगर फिगर पर गौर कीजिए तो। चलिए हम बोले ना कि यहाँ पर आपका लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर आपका लगा हुआ है शंट और दोनों पैरेलल है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इफेक्टिव तो 1/G प्लस 1/S, अरे पैरेलल है ना, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब बस खत्म बात, ये हो गया GS LCM, यहाँ हो जाएगा G प्लस S, पलट लीजिए तो R इफेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? GS ऊपर चला जाएगा और G प्लस S नीचे चला आएगा। यही चीज था बेटा यहाँ पर किया हुआ। तो मेरे को लगा कि कहीं आपको देखने में दिक्कत हो जाए, कहीं समझने में कोई मेरा बच्चा को प्रॉब्लम्स हो जाए, तो मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरा बच्चा को समझने में प्रॉब्लम हो गया तो मैं हूँ किस चीज़ के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ आपको अलग से करके बता दिया।
अब इसी प्रकार का इसका डुप्लीकेट वाला है कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया जाए तो वोल्ट मीटर में कैसे बदलिएगा, अगर गैल्वेनोमीटर दे दिया जाए तो वोल्ट मीटर में कैसे बदलिएगा। तो बस उसका उल्टा, जैसे उसमें पैरेलल तो इसको सीरीज जोड़ देंगे, उसमें पैरेलल है तो इसमें क्या करेंगे, सीरीज जोड़ देंगे। जैसे बेटा आप अमीटर बनाने के लिए क्या किए थे, तो अमीटर बनाने के लिए आप क्या किए थे ना कि आप कर लिए थे पैरेलल कनेक्टिविटी। तो आपको जब वोल्ट मीटर बनाना होगा ना, वोल्ट मीटर क्या मापता है, पोटेंशियल मापता है। तो आप क्या कीजिए ना कि देखिए क्या कीजिए ना कि सीरीज में जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ और इसके सीरीज में हो गया, ये अलग से बताने का हमको जरूरत नहीं है। तो G इक्वल टू क्या हो गया, आई जी बटा जी, क्योंकि इसमें दो रजिस्टेंस हो गया ना एक साथ, G भी रजिस्टेंस है R भी रजिस्टेंस है, टोटल रजिस्टेंस हो गया G प्लस R। और करंट कितना चला जाएगा, तो आई जी चला जाएगा, तो हो गया पोटेंशियल इसका हो गया कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस करंट। तो यहाँ से अगर आपको R का मान निकालना होगा तो आप एकदम आराम से निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, चलिए हम बना लेते हैं, आगे अलग से बताएंगे। तो आपको पोटेंशियल निकालना था, करंट कितना था आई जी और रेजिस्टेंस कितना था, तो G प्लस R। देखिए आगे क्या देखिए एस G प्लस R, ऐसे एस भी लिखता है, बहुत सारा लोग एस लिखता है। तो V इक्वल टू आई जी जी ब्रैकेट छोड़ लीजिए, आई जी आर, इसको इधर लाइए, इसका मान निकालना है, तो R का मान निकालना है। चलिए बहुत अच्छा, R का मान निकाल, इसको इधर लाइए, तो V माइनस आई जी जी इक्वल टू आई जी आर। अब यहाँ से R निकालिएगा ना बेटा तो पाई में आ जाएगा, हो जाएगा V माइनस आई जी जी बटा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन। और क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो दोनों के सम के R1 प्लस R2 होता है ना, तो हो जाएगा G प्लस R। तो ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कितना हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आप अच्छा से देख लीजिए। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया R प्लस G, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, विच इज वेरी हाई, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हो रहा है और दोनों सीरीज में, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ये हुआ चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। बहुत बड़ा है आज का क्लास, आज का क्लास सबसे बड़ा क्लास था, बहुत बड़ा क्लास है। आज 5 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ले आया, थोड़ा ज़्यादा तो है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा मैग्नेट को खत्म करना है अगर 8 क्लास 9 क्लास में, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट, अभी पढ़े हैं। तो derive an expression for the magnetic field along the axis current carrying toroidal solenoid। क्या किसके बारे में आपको पढ़ना है, टोरॉइडल परिनालिका के अक्ष के अनुदिश। तो आप देख लीजिए टोरॉइडल सोलिनॉइड क्या होता है ना। टोरॉइडल सोलिनॉइड सुनिए, आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, पेनवा वाला स्प्रिंगवा देख रहे हैं ना, उसी मान लीजिए ऐसा लंबा स्प्रिंग है, और स्प्रिंगवा को ऐसे मोड़ दीजिए। स्प्रिंग के दोनों हिस्सा, स्प्रिंग मान लीजिए इतना बड़ा आपका हो गया ना, मैं क्या बोला बेटा, एक बार आप सुन लीजिए, एक बार आप क्या कीजिए ना कि एक स्प्रिंग ऐसा बना लीजिए, थोड़ा लंबा बनाइएगा, ऐसे स्प्रिंग बना, और ये स्प्रिंग को लेकर ऐसे मोड़ दीजिए। आप स्प्रिंग को लेकर के ऐसे मोड़ दीजिए, तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। ऐसा बन जाएगा, ये जो आकृति बन गया ऐसे मोड़ देने पर, इसी को हम बोलते हैं टोरॉइडल सोलिनॉइड। यही है टोरॉइडल सोलिनॉइड। अब जरा अच्छा से देखिएगा इसका कैलकुलेशन, थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा, क्योंकि बहुत टाइम निकलते जा रहा है। मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ पर, टोरॉइडल सोलिनॉइड के यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न n है, करंट हम I फ्लो कराएं, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, अभी एम्पियर, देखिए एम्पियर का नियम से यूज करके लाना है, तो एम्पियर का लॉ भी पढ़े हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ P डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ P डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो करंट कितना हो जाएगा, बस यही खाली समझना है। तो बोलिए कितना, यूनिट लेंथ पर कितना फेरा लिए n, एक लेंथ का लंबाई कितना है 2 पाई r, एक लेंथ का लंबाई 2 पाई r, यूनिट लेंथ पर फेरों की संख्या n, और सबसे करंट कितना जा रहा है I, मतलब हो गया 2 पाई r n I, टोटल करंट हो गया 2 पाई r n I। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ने से फायदा, नहीं तो नहीं से फायदा। मैंने क्या बोला सुनिए, कि आपका ये जो था, मान लेते हैं कि टोरॉइडल सोलिनॉइड का लंबाई कितना बार आप लपेटती हैं, तो n बार,
एक बार लपेटे उसका लंबाई कितना था, तो 2 पाई आर, और सबसे करंट कितना जा रहा है, तो आई। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक कितना करंट गया, तो 2 पाई आर एन आई। एक फेरा 2 पाई आर, फेरों की संख्या n, तो 2 पाई आर एन। सबसे करंट जा रहा है आई, तो आई मतलब पूरा हो गया 2 पाई आर एन आई, पूरा हो गया 2 पाई आर एन आई, पूरा हो गया 2 पाई आर एन आई। थीटा का मान है 0 डिग्री, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप क्या करें, आपने क्या किया, इधर एक आपने क्या किया कि म्यू डॉट डी डॉट डी एल, म्यू नॉट करंट के बदले 2 पाई आर एन आई। अब इसको तोड़ लीजिए, बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। यहाँ cos 0 का मान तो 1 हो गया, b को बाहर निकाल लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। अब बोलिए, अभी हम लोग पढ़े थे डी एल का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो अभी पढ़े थे 2 पाई आर होता है, और उधर कितना है, तो म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर चला गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हो गया आंसर। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया आंसर। यहाँ देखिए यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर यही है आपका। ये देखिए म्यू टी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आपका आंसर हो गया। अब ये तो है कि बाय द वे आपने तो यूनिट लेंथ पर निकाला ना, टोटल लेंथ पर जब निकालिएगा तो टोटल लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो हो गया n इंटू 2 पाई आर, तो n बराबर हो जाएगा n बटे, आप 2 पाई आर भी कह सकते हैं और इसको l भी कह सकते हैं। मान लेते हैं तार की लंबाई अगर l लेते हैं तो इसको l भी कह सकते हैं, और इस n के बदले अगर आप a पुट करें तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऐसा, म्यू नॉट यहाँ एन आई बटे 2 पाई आर, ऐसा हो जाएगा। और इस 2 पाई आर के बदले अगर एल पुट किए तो आपका ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बटा एल, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चा शायद आज का इतना ही। हाँ, और क्वेश्चन है क्या है कि गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, तो गैल्वेनोमीटर, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन। तो गैल्वेनोमीटर का यूज तो सारे बच्चे जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से सबसे पहला बात है हीट एक्सचेंज में इसको यूज करते हैं, हम आपको करंट पे दिखला चुके हैं, और इससे हम आमीटर के जैसा व्यवहार करवा सकते हैं, अभी आपको पढ़ाएं। इससे वोल्टमीटर के जैसा हम व्यवहार करा सकते हैं, अभी हम पढ़ाएं। इसको सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर निकालने के लिए, वोल्टमीटर के जैसा यूज करने के लिए, आमीटर के लिए यूज करने के लिए इसको पैरेलल जोड़ा जाता है। ये सारा का सारा बात मैंने आपको बता दिया है, केवल आप एक बार रीडिंग डालेंगे और आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास अगर हो जाएगा तो आपको फिर पढ़ने में तकलीफ होगी। इसलिए बच्चा मैंने थोड़ा आप लोग का फास्ट निकाला, थोड़ा मैंने फास्ट निकाला आप लोग का, है ना। अभी ही आप लोग का लगभग 32-33 मिनट क्लास, 35 मिनट, 32-33-34 मिनट क्लास हो चुका है। तो एक स्टैंडर्ड क्लास इतना ही बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया, बहुत सारा क्वेश्चन बताया, सारा क्वेश्चन आप लोग आपको अच्छा से रट्टा मारिएगा बेटा, क्योंकि अब टाइम नहीं है, कर लेंगे सारे बच्चे, और सारे बच्चे क्लास करने के लिए आइए। और देखिए मैं कितना मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पूरे सिलेबस खत्म करने का बीड़ा लिया है, ताकि पूरे मैंने बार हाँ मैंने एक बात करें ना कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये पूरे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, नहीं सर ये तो केवल झारखंड वालों के लिए है। अरे नहीं भैया, आप बच्चे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं 31 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि बिहार का सिलेबस क्या है, यूपी का सिलेबस क्या है और झारखंड का सिलेबस क्या है। बिल्कुल बेझिझक मैं बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, बेझिझक 3 स्टेट के बच्चे एकदम मेरे क्लास को कीजिए, आपको इतना सा भी कहीं अफसोस होने का जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चे, और सारे बच्चे प्लीज पढ़े, हमको कोऑपरेट कीजिए। सभी लोग अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे चैनल को फैला दीजिए। आप कुछ बच्चों को भला करेंगे, आपको उनका थैंक्स मिलेगा एक समय में, और हमको भी थोड़ा सा मेरा नाम हो जाएगा। तो चलिए, बाकी तो जैसा हर दिन के भांति आपको बोल रहे हैं, मेरा किसी भी क्यूरी के लिए इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो, सारे बच्चे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत अच्छा आपने क्लास करने के लिए आया, और सारे बच्चे क्लास करने के लिए आइए, पर डे क्लास करने के लिए आइए। जब आपको
जाए लिंक कि भाई क्लास है, तो सारे बच्चे आकर क्लास अटेंड कीजिए। तो बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छा रिजल्ट लाइए, अपना आप लोग करियर बनाइए और अपने टीचर का नाम रोशन कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।